बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि एजुकेटर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ। तो यूरोप में जो है वो राष्ट्रवाद की जो भावना हुई वो विकसित कहाँ से हुई। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, वहाँ से यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। यूरोप वाले भी उस क्रांति से प्रभावित हुए थे। और जो यूरोप के लोग थे और वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग था और वहाँ की जो आम जनता थी, वो राष्ट्र के प्रति जो है वो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र, उसका विरोध किया। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की जब पहली क्रांति हुई, उस समय जो है वहाँ का राजा लुई 16वां था। वह एक अच्छा शासक नहीं था, वो निरंकुश शासक, जो जिसे कहा जा सकता है कि अयोग्य शासक था। वो शासन करने के योग्य नहीं था, लेकिन वो शासन करता था। तो वहाँ की जो जनता थी उनमें समानता का अधिकार नहीं था। वहाँ के जो लोग थे वो उस राजा से खुश नहीं थे, क्योंकि वो जनता के बारे में ना सोच करके वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। और जो वहाँ से राजकोष प्राप्त होता था वो अपनी शानो शौकत में अपने शान शौकत में वो लगाता था। अपने शान और शौकत को बढ़ाने के लिए उस राजकोष का दुरुपयोग करता था, ना कि जो राजकोष प्राप्त होता था उससे जनता की सेवा करे और लोगों में समानता का अधिकार और सबको अपने अपने अधिकार को अपने अपने अधिकार के प्रति उन्हें जो है वो नहीं मिलती थी अधिकारों को। तो वो राजा ही ऐसा था कि जो लोगों को, जो आम जनता थी, उन लोगों को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं था। और जो उसके दरबारी थे और कुलीन वर्ग थे, जो अधिकार उनको प्राप्त था वो अधिकार वहाँ की आम जनता को प्राप्त नहीं था। लेकिन आम जनता क्या चाहती थी कि हमारा भी एक जो है वो हमारा भी एक राज्य होना चाहिए, हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए, और जिसमें हमें समानता का अधिकार मिले और हम उसमें अच्छे से रह सकें, हम पर कोई अत्याचार ना करें और हम अपनी ज़िंदगी जो है वो एक फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के साथ जिएं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो जब ऐसा नहीं था तो वहाँ की जो साधारण जनता थी उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ जो है वो राजतंत्र समाप्त हो गया और वहाँ जो है वो जो शासन प्रणाली है वो प्रजातांत्रिक हुई और वहाँ का जो राजतंत्र था वो समाप्त हुआ। वहाँ पे जब क्रांति हुई चल रही थी तो वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बीवी की भी हत्या कर दी गई। और वहाँ जो राजतंत्र था उस राजतंत्र को जो है वो नागरिकों में हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे एक राष्ट्र का गठन लोगों द्वारा तथा वे ही उसकी नीयत तय करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का राजतंत्र था वो जनता में हस्तांतरित कर दिया गया कि वही जो है वो एक नियम तय करेगी और वही जो है वो के एक राष्ट्र का गठन करेगी, निर्माण करेगी। अगर जनता जो है सरकार को चुनती है तो वो अपने उसमें कुछ न कुछ देख कर के ही चुनती है। और लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इस समय जो है वो आप अपने राजा को खुद चुन सकते हैं अपने वोट के माध्यम से, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा, क्योंकि जो राजा होता था, राजा का बेटा ही राजा होता था, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। चलिए और जानते हैं आगे। अब उसके बाद कौन आया, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो नेपोलियन था वो आया। और जो नेपोलियन जो था उसके क्षेत्र में जो है जो भी राज्य आते थे उसमें बहुत सुधार किए और उसका सुधार किया और उसमें अनेक प्रकार की जो है उसको अच्छे से चलाता था और उसमें सुविधाएं प्रदान करता था।
और उसको आने से क्या हुआ कि जो राजतंत्र फिर वापस आ गया, जबकि वो लुई सुलामा के बाद जो है वहाँ का शासन प्रणाली था वो जनता में हस्तांतरित कर दिया गया था कि वही अपने राजा को चुने। लेकिन फिर जो है वो नेपोलियन आया तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था था वो फिर से राजतंत्र हो गया और प्रजातंत्र समाप्त हो गया। और यहाँ देखिए, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से उसने अनेक क्रांतिकारी और प्रशासनिक कदम उठाए। 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता बनाई। जो नेपोलियन था वह जो उसने शासन की दृष्टि से वो बहुत अच्छा कदम उठाया, क्रांतिकारी प्रशंसनीय जो था वैसा कदम उठाया और उसने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें देखिए क्या क्या था। इसमें जो है प्रशासनिक दृष्टि से अनेक उल्लेखनीय कार्य किए जो यहाँ आपको दिखा रहा है, यहाँ दिखा हुआ मिल रहा है। जैसा कि इसका पहला जो है वो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया। कानून की दृष्टि से सभी की समानता पर ध्यान रखा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के जो प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। नागरिकों को कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। और यहाँ 8वां जो है यातायात और संचार सुविधाओं में सुधार किया। नेपोलियन जो था उसने प्रशासनिक दृष्टि से इतने कदम उठाए थे। और आगे देखते हैं। नेपोलियन के अधीन क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना और शासन के प्रति धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन जो था उसके राज्य में भी अब धीरे धीरे असंतोष की भावना का विद्रोह, असंतोष की जो भावना है अब वहाँ भी विद्रोह धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा। जैसा कि यहाँ दिया है, नेपोलियन के अधीन क्षेत्र में फ्रांसीसी शासन के प्रति रूप में काफ़ी उत्साह था। जो नेपोलियन में के क्षेत्र में जो जितना क्षेत्र आता था उन लोगों के शासन के प्रति जो है वो शुरू में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए वहाँ का जो शासन था वहाँ प्रति जो है वो काफ़ी उत्साह था। इसलिए फ्रांसीसी सेना का इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता की रक्षक के रूप में स्वागत किया। इसलिए जो है फ्रांसीसी सेना का इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में स्वागत किया और लोगों के मन में यह उम्मीद जगी कि फ्रांसीसी सेना उनकी धरती पर स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रोत्साहित करेंगे। तो उन्हें उनके मन में जो उम्मीद जगाई उसने ये जगाई कि जो उनकी धरती है वो स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रोत्साहन करेगी। और परंतु धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना का विकास हुआ। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ जो है असंतोष और विद्रोह की भावना का विकास प्रारंभ हो गया। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि नेपोलियन ने अपने अधीन क्षेत्र में जो प्रशासनिक परिवर्तन किए थे वे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थे। यहाँ इसका मतलब यह है कि जो उसने प्रशासनिक कदम जो उठाए थे वहाँ जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं था, इसलिए वहाँ क्या हुआ, विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। वहाँ अनेक प्रकार के करों में वृद्धि कर दी गई। वहाँ जो है वो अनेक प्रकार के जो कर थे उसमें वृद्धि कर दी गई और कुछ क्षेत्र से सेंसरशिप कर दी गई थी और जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। यूरोप के अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने हेतु फ्रेंच सेनाओं ने जबरन भर्ती की जा रही थी। फ्रांसीसी शासन और सेना के इन कार्यों में अधीन क्षेत्रों के लोगों में असंतोष की भावना जागृत चली गई और वे विद्रोह करने लगे। तो हम इसे यह कह सकते हैं कि जो नेपोलियन था उसने जो शासन व्यवस्था किया था
जो शासनिक प्रशासनिक कदम उठाए थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं था। और वहाँ का जो यह कहा गया कि जो वहाँ की जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। जो जनता थी वहाँ की, उनके राजनीतिक जो है स्वतंत्रता जो था उस पर रोक लगा दिया। और यूरोप के अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने हेतु सेनाओं में जबरन भर्ती की जाने लगी। जो यूरोप के देश थे उनके जो प्राप्त जो फ्रेंच सेना जो थी उनमें उनको जबरन भर्ती किया जाने लगा। अब फ्रांसीसी सैनिक और सेना के इन कार्यों के अधीन क्षेत्रों के लोगों में असंतोष हो गया, जिसके कारण जो है वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। तो चलिए अब हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी का दौर था जब मध्य में राष्ट्र राज्यों का अभाव था। 18वीं शताब्दी का दौर था और मध्य में जो है वो राज्यों का अभाव था, राष्ट्र राज्यों का अभाव था। आज भी राज्य जिन्हें हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के तौर पर जानते हैं, तब राजशाहियों, डचियों एवं कैंटनों में विभक्त था। जिसे हम आज स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी के नाम से जानते हैं, तब वो एक देश ना होकर के वो राजशाही था। राजशाही का मतलब यह है कि वहाँ जो है वो राज्य शासन था, ना कि वहाँ राष्ट्र था। तो डचियों और कैंटनों में विभक्त था। ये जो है डचियों और कैंटनों में विभक्त था। इनके शासनों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी व मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जो पूर्वी और मध्य जो यूरोप था उसमें निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। यानी निरंकुश मीन्स होता है उदासीन, जो अच्छा शासन नहीं चलाता है उसे निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। तो वहाँ जो है वो वहाँ के जो क्षेत्र था वो कैसा था, पूर्वी और मध्य यूरोप जो है निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। जैसा कि वो जो लुई सुलावा था उसने निरंकुश शासन उसका था, वैसे यहाँ भी जो पूर्वी और मध्य में यूरोप जो है वहाँ निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। तथा इन क्षेत्रों में भी भिन्न तरह के लोग रहते थे जो स्वयं को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं थे। जो वहाँ अलग अलग लोग रहते थे, वो जो यहाँ अलग अलग लोग रहते थे जो स्वयं को एक सामूहिक पहचान या समान संस्कृति का भागीदारी नहीं थे। जो वहाँ लोग रहते थे अलग अलग, वो जो है सामूहिक और जो वहाँ की समान संस्कृति थी वो उसके भागीदार नहीं थे। और आइए आगे देखते हैं। जहाँ कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे, वहाँ जो है कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो जर्मन भाषा अधिक बोलते थे। और कुलीन वर्ग को पोलिश भाषा बोलता था। जो वहाँ की कुलीन वर्ग थी वो पोलिश भाषा बोलती थी। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के अंदर बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जो वहाँ की खेती करने वाले बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन तथा स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की ओर ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले जो लोग थे वो राउमन लोग। ये लोग जो हैं वो अधीन थे। ये लोग काम में खेती, बड़ी संख्या में ये लोग खेती करते थे और ये अधीन अवस्था में थे। इतनी सारी विभिन्नताएं राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं थी। सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा ही इन विभिन्न समूहों को आपस में बांधने वाला एकमात्र तत्व था। जो वहाँ की जो सामूहिक व्यवस्था थी वो वहाँ पे जो अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती थी और
जो इन लोगों को जो एकता में बांधने का कार्य किया वो थी वहाँ की विभिन्नताएं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक और आगे इसके आगे कल देखेंगे। थैंक यू।